ये जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ, ये आपकी एडवांस्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और एडवांस के हिसाब से कुछ जो अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं आजकल रोटेशन में, उस टाइप के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि जेई 2016 के आसपास इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जिसमें एक ऐसी सिचुएशन थी कि दो डिस्क थी, और दो डिस्क इस तरह से कनेक्टेड थी रॉड के थ्रू, ये रोल कर रही थी। दिस वाज एन एग्जांपल। इसके पहले भी दो बार ये आपको कुछ 3D रोटेशन का क्वेश्चन पूछ चुके हैं। एक रॉड होती है, ये रॉड आपकी रोटेट करती है एक पॉइंट के अबाउट, और इसमें भी कुछ ना कुछ निकालना होता है। ये इस तरह की चीजें 2-3 बार पूछ चुके हैं, और स्पेशली पिछले 5 साल में अगर देखोगे तो ये रोटेशन में बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रोटेशन को ही उठाते हैं, और रोटेशन में ये कुछ ना कुछ अजीब चीज पूछते रहते हैं। जैसे एक बार इन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन में ABCD 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स था। तो वो जो आउट ऑफ कोर्स था उसका तो उन्होंने लास्ट में बोनस मार्क्स दे दिया था, लेकिन जो 3 पार्ट्स थे वो बिल्कुल टफ थे, लेकिन कोर्स में थे, और कोर्स की बाउंड्री पे थे, लेकिन कोर्स में 100% थे। तो देयरफॉर ये सब जो चीजें होती हैं अजीब अजीब सी, अब इनको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लेकिन अगेन आई रिपीट कि ये जो अपन आज क्लास में देखने वाले हैं, ये थोड़ी सी टफ सी चीज है। इट्स नॉट वेरी इजी टू ग्रास्प इट ऑल्सो। ये एक बड़ी यूनिक सी टेक्निक है जो मैंने बनाई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की। अगर आपको कुछ स्पेशल केसेस में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट निकालनी सी, दो बड़ी स्टैंडर्ड थ्योरम्स होती हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस आपको बोलती है कि अगर ये रिजिड बॉडी है, आपको ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इस एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, दैट्स इजी। परपेंडिकुलर बोलती है कि भाई अगर ये पता है, ये पता है, एक्स और वाई पता है, तो आई जेड निकाल लो, दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ इजी। अब अपन थोड़ा सा ये देखने वाले हैं कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की आई एक्स, आई वाई, आई जेड पता है, 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो बीच में से अगर कोई एक्सिस जा रही है, कोई भी इंक्लाइंड एंगल के ऊपर जा रही है, तो ये इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भी पॉसिबल होता है। ऑल्दो इसके अगर डिटेल्स में जाएंगे तो फिर चीजें आउट ऑफ कोर्स हो जाएंगी, एंड आई नॉर्मली नेवर गो आउट ऑफ कोर्स। तो जो भी, अगर आपको एक्सिस एक्स वाई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो कुछ सिमेट्रिक केसेस में इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस टेक्निक से पॉसिबल होता है। इनफैक्ट टेक्निक तो जनरल है, टेक्निक से तो कुछ भी सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको टेक्निक का खाली उतना ही पार्ट बताऊंगा जितना कोर्स में है। मैं आपको उतना ही पार्ट बताऊंगा जिसमें आपका कुछ सिमेट्रिक बॉडीज के लिए अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट अ जनरल इंक्लाइंड एक्सिस। और ये एक ऐसी चीज है अगेन जो आपकी जेई कोर्स में है, और जितना कोर्स में है मैं उतना ही आपको बताने वाला हूँ। इसमें बहुत कुछ और बकबक करी जा सकती है, विच आई वुड लव टू, लेकिन वो अलग बात है कि वो जेई कोर्स से बिल्कुल बाहर हो जाता है, तो फिर अपन उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो किसी को ओलंपियाड ओलंपियाड में बहुत इंटरेस्ट है, एक बार आप नेशनल वेशनल क्लियर कर लो, उसके बाद अगर मान लो आप मेरे पास आते हो कि सर वो आप बोल रहे थे कुछ जनरल टेक्निक थी, तो वो मैं बता दूंगा उसको। बट अभी क्लास में फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लाइक यू एंड मी अपन नॉर्मल तरीके से ही बात करेंगे। अब देखो, पहले मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक समझाता हूँ। ध्यान रखना, इवन बिफोर वी स्टार्ट विद दिस लेक्चर, टेक्निक थोड़ी अजीब सी है, टेक्निक थोड़ी यू माइट से कि थोड़ी डिफिकल्ट सी है। यू माइट ऑल्सो फील, जिनको वो बच्चों की तरह बोर्ड वाली थ्योरी की आदत है कि हर चीज को विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करना जरूरी होता है, बट यू ऑल्सो नो वेरी वेल कि जब आईजे के वेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, देन वी रिलाई ऑन वेक्टर्स। तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अपन यहाँ पे कुछ वेक्टर्स वेक्टर्स की आई कैप, जे कैप, के कैप की बात करेंगे। टेक्निक ऐसी है जो आपको फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करने में, ग्रास्प करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। एक दो बार आपको ये वीडियो दोबारा चला के देखना पड़ेगा, एक दो बार आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी मैं गारंटी लेता हूं कि एक बार ये टेक्निक आप सीख लोगे तो एग्जाम में ये कभी आपको धोखा नहीं देगी। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको बेसिक सी चीज पता है, एफ इक्वल टू एम ए, और उसके ऊपर खूब अजीब अजीब से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको एग्जाम में बहुत सोचना है। ऐसा नहीं है, जितना मेहनत करनी है वो भी कर लो। एक बार टेक्निक मास्टर कर लोगे तो फिर एक बार अगर मान लो इवन नर्सरी केजी का बच्चा भी इस टेक्निक को मास्टर कर लेता है, तो वो भी लगा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आपको अपनी तरफ से कोई एग्जाम में जेन्युइन नई चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट नीड टू बी हार्ड वर्किंग टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, एंड दैट इज ऑल द रिक्वायरमेंट दैट इज देयर। तो चलो अब आगे चलते हैं। देखो, मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन के थ्रू ये टेक्निक दिखाता हूं। जैसे यू कैन रीड द सैंपल प्रॉब्लम। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब अबाउट अ बॉडी डायगोनल। बहुत पहले 10-12 साल पहले मुझे ये क्वेश्चन मिला था, और यहां से ही मैंने रिसर्च शुरू करी थी इसके अंदर। आई
फाइनली डेवलप्ड दिस मेथड। देखो फंडा ये है कि आपने सर्कुलर मोशन में ये देखा होगा दैट ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी अगर रोटेट करती है, रिजिड बॉडी या पार्टिकल कोई भी अगर रोटेट करता है, तो हमने देखा है कि इसकी एंगुलर स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर मान लो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हमें पता है कि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है डी थीटा बाई डी टी होता है। उसका डायरेक्शन जो होता है वो आपका जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है उस एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होता है। और 99.99% क्वेश्चंस में डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए बच्चे सर्कुलर मोशन में जो पढ़ाया होता है वो कई बार भूल भी जाते हैं। लेकिन फिर भी ये तो आपको याद होगा कि ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है। इनफैक्ट अगर भूल गए हो तो मैं और याद दिला देता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। ये जो इस तरह के वेक्टर्स होते हैं, इनका एक नाम भी होता था स्पेशली, आपको उस टाइम सर ने बताया होगा कि इनको ये लोग एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। और ओमेगा हो गया दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये आपके दो सबसे प्राइमरी एक्सियल वेक्टर्स होते थे जो आपने सर्कुलर मोशन में देखे होंगे। और इसके सिवा आगे चल के देखोगे तो धीरे धीरे और भी एक्सियल वेक्टर्स आएंगे। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको ये रिमाइंड कराई कि व्हेनेवर एनीथिंग रोटेट्स, एंगुलर वेलोसिटी आपकी एक्सियल वेक्टर होती है और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। इस तरह से अब यहां तो मैंने जो आपको रेड कलर से अभी फिगर बनाई है, इसमें ऑब्जेक्ट खाली एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं रोटेट करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। सिमिलरली अगर ये वाई एक्सिस बना देता हूं तो ध्यान से देखोगे तो ये मोबाइल आपका वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। सिमिलरली जेड एक्सिस आपकी तरफ बना देता हूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका ये जेड एक्सिस जो आपकी तरफ पॉइंट कर रही है, ये इसके अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो एज सच किसी भी रिजिड बॉडी को आप रोटेट तीनों एक्सिस के अबाउट कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर अपन इतनी हिम्मत नहीं करते, हम एक बार में एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं। लेकिन आप सोच के देखो कि रोटेशन तो कुछ ऐसे अजीब तरीके से भी हो सकता है ना। अब ये रोटेशन जो हो रहा है, दिस रोटेशन इज अ सिचुएशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अबाउट साथ में ही रोटेट कर रहा है। इसको 3D रोटेशन बोलते हैं। सी ध्यान से देखो कि अगर ये खाली एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है दिस इज सिंपल रोटेशन, या खाली अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है दिस इज आल्सो सिंपल। लेकिन अगर ये ऐसे अजीब तरह से रोटेट करने लगता है तो डर ही लगने लगता है कि भाई क्या हो गया ये। लेकिन ये जो अजीब तरह का रोटेशन है ये हो जाता है आपका 3D रोटेशन। तो मान लो इन जनरल केस अगर देखना है तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से और ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, ये अगर एक्स और वाई और जेड तीनों के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी जो टोटल एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये टोटल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। बिकॉज देखो सीधी सी बात है कि अगर ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है तो जो टोटल ओमेगा होगी वो इसके तीनों कंपोनेंट्स का वेक्टर सम करके आ जाएगी। दैट्स काइंड ऑफ इजी अगेन। और देखो इसी तरह से थोड़ा सा मेरा ये भी रीजन था इस मेथड को डिले करने का, क्योंकि मैं चाहता था कि हर बैच के बंदे कम से कम एटलीस्ट क्लास में ये देख लें कि एंगुलर मोमेंटम क्या चीज होती है और एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। ये थोड़ा सा देख लेंगे तो ये मेथड समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो दैट वाज आल्सो अ रीजन कि मैंने एक दो लेक्चर्स उसको डिले कर दिया है। तो अभी आप देखो, अब आपको पता है दूसरी चीज कि अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो आपको ये भी पता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। ठीक है, अब ये दूसरी बात स्टार्ट कर रहा हूं। पहली बात तो ये थी कि मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता था अबाउट वेक्टर नेचर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं इसके बाद आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। तो अब आप खुद ही देखो कि अगर आपके पास ये जैसे रिजिड बॉडी है, ये अगर मान लो खाली एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता वो खाली हो जाता आई एक्स ओमेगा एक्स। बिकॉज अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो खाली एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप एक्स एक्सिस के अबाउट ही लोगे, एंगुलर वेलोसिटी भी खाली एक्स एक्सिस के अबाउट लोगे, तो ऑब्वियसली उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई एक्स ओमेगा एक्स। तो अगर कोई बॉडी अगर सिमिलरली खाली वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई वाई ओमेगा वाई। सिमिलरली जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो ये हो जाएगा आई जेड ओमेगा जेड। ये आपके एंगुलर मोमेंटम के भी कंपोनेंट्स हो जाएंगे। आप सोच के देखो, मैं इतने सारे वेक्टर वेक्टर लगा रहा हूं लेकिन ये बहुत सिंपल थ्योरी है। बिकॉज सिंपल सी बात है कि जो अपन एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं
वही अपन y और z डायरेक्शन में भी कर रहे हैं, और 3 कंपोनेंट्स हम एंगुलर मोमेंटम के निकाल लेते हैं अगर 3D रोटेशन है तो। ना यू माइट फील कि बार बार सर क्या 3D रोटेशन की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो कि अगर मान लो सपोज आपके पास ये क्यूब है, अगर क्यूब को ऐसी 3D टाइप की एक्सेस के अबाउट रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे, सी अगर ये एक्स एक्सिस है मान लो, सॉरी, ये अगर मान लो एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, अगर खाली एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते ये सिंपल रोटेशन होता, वाई जेड के लिए भी सिमिलरली। लेकिन अगर ये बॉडी डायगोनल के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो यू कैन सी कि कुछ रोटेशन एक्स वाई और जेड तीनों के अराउंड होगा, ये सिंपल रोटेशन नहीं होगा। आई थिंक देयर इज सम लैग। Okay, I'll just repeat what I was saying. So, मैं कह रहा था कि 3D अपन XYZ की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर एक क्यूब है, क्यूब की बॉडी डायगोनल के अबाउट अगर आप रोटेशन कर रहे हो तो वो रोटेशन के अंदर कुछ x डायरेक्शन के अबाउट भी रोटेशन होगा, सिमिलरली y और z के अबाउट भी। इसलिए यहाँ पे रोटेशन में x y z तीनों इन्वॉल्व होने वाले हैं, इसीलिए मैं जो सिंपल सी थ्योरी होती है उसके अंदर y और z कंपोनेंट्स भी ऐड कर रहा हूँ। बट आई होप दैट यू विल बी क्लियर विद दिस थिंग, क्योंकि वो बड़ी बात नहीं है। जो आपने सिंपल चीज देखी थी उसी के आगे मैंने 3 कंपोनेंट्स लगा दिए हैं, आई जे के कर दिया है, वेक्टर साइन लगा दिया, देयर इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड टिल नाउ, एंड ट्रस्ट मी आगे भी नहीं होगा। और ये मेथड थोड़ा भारी लगता है देखने में, लेकिन अभी देखना अगले 10-15 मिनट में कि अगर आपने लेक्चर शुरू से ज्वाइन किया था, ये मैं हर मॉर्निंग क्लास में बोलता हूँ, और कई बच्चों को बुरी भी लगती होगी, सर ऐसे कैसे बोल देते हैं कि हमें मॉर्निंग में क्लास में टाइम से ही आना चाहिए। तो भाई सर का काम है बोलना। अगर कोई टीचर आपको ये भी नहीं बोलता कि बेटा क्लास में टाइम से आना चाहिए, देन दैट पर्सन इज जस्ट अ मार्केटिंग पर्सन, नॉट अ टीचर। तो वो तो बोलना पड़ेगा, दैट इज माय ड्यूटी एंड दैट इज योर ड्यूटी आल्सो टू जॉइन ऑन टाइम। बट एनीवे, अगर आपने लेक्चर शुरू से टाइम से ज्वाइन किया है तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी कहानी सुन रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इट इज सिंपल ओनली। तो देखो, 2 बातें मैंने बोली अभी तक। ओमेगा का तीनों कंपोनेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा जो होता है, ये मैं अगर x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन कुछ कंबाइंड सा रोटेशन है तो मैं इसके तीनों कंपोनेंट लिख सकता हूं। और ऑब्वियसली जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो आप येलो वाली इक्वेशन देखो, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो ऑब्वियसली तीनों का वेक्टर सम करके आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी इक्वेशंस मैंने लिख ली है फॉर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग जनरल रोटेशन। अब यहां तक तो कॉमन सेंस है, इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे देखो कि ये जो बॉडी अजीब सा 3D सा रोटेशन कर रही थी, इसका एंगुलर मोमेंटम तो आपने लिख लिया ऐसे। अब एक बढ़िया सा काम करो, अब आप दोनों साइड पे ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट ले लो। ये वेक्टर है आपका, एंगुलर वेलोसिटी आपको पता ही है, ऊपर सबसे ऊपर अपन ने लिखी थी, ये ओमेगा थी व्हाइट कलर से जो लिखी थी, ये ओमेगा लो और ये एंगुलर मोमेंटम लो, इन दोनों को आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है ना। यू माइट अगेन फील कि सर क्यों कर रहे हैं अपन ये सब। अभी देखना नेक्स्ट 3-4 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि हम क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन बहुत मस्त खेल है और इससे एकदम से आपका बड़े मजे से रिजल्ट आने वाला है। अभी देखो, दोनों साइड आप डॉट प्रोडक्ट ले लो तो LHS हो जाएगा ओमेगा एल ओमेगा डॉट एल, और RHS आप देख लो। नाउ यू ऑल नो वेरी वेल हाउ टू टेक डॉट प्रोडक्ट्स। तो RHS आप देख लो, ये चीज है और येलो चीज है, इनका डॉट प्रोडक्ट लो तो आई कैप 1 हो जाएगा, जे कैप 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये आपका RHS आप देख लो। कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो मेरे को बता देना एक बार, बिकॉज ये नोट्स मैंने 12th वाव के लिए लिखे थे, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मैंने बच्चों वाले स्टेप्स बिल्कुल नहीं लिखे हैं उसमें। सो 11th स्टूडेंट्स माइट फील इट कि यार स्टेप्स जंप हो गए में भी। तो अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आएगा तो जरूर बोल देना। तो अभी देखो, मैं इसको और इसको व्हाइट इक्वेशन येलो इक्वेशन को डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। और हाँ, एक स्टूडेंट लिख रहा है अभी कि सर शुरू से एक बार फिर पूरा बता दो, आई जॉइंट लेट। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जो लोग टाइम से आए थे, जो लोग टाइम से शुरू से सुबह 7 बजे से आके बैठे हैं, उनका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा। तो डाउट से मेरा मतलब था कि जो शुरू से लेक्चर सुन रहे हैं उनको कोई डाउट है तो वो लोग बता दो एक बार। बाकी लेट जो आए हैं वो लोग फिर एक बार फिर दोबारा वीडियो देख लेना, और क्या ऑप्शन है अपने पास। तो एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि ये ओमेगा और इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद अब LHS को आप देखो, LHS को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। LHS को सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये देखो, ओमेगा तो बाहर है, और एंगुलर मोमेंटम अपने को पता ही है, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम को आप पुट करो आई ओमेगा, और अब ये ओमेगा और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर।
और आई बाहर आ जाएगा आपका। LHS आप ध्यान से देखो, जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं, ये आप देखो एक बार, तो ये आपके पास LHS सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई होने के बाद अब आप देख लो, अब काम ऑलमोस्ट हो गया अपना, बिकॉज हमें याद करो कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था अबाउट द इंक्लाइंड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX, IY, IZ तो हमें पता है, और I हमें निकालना है। I का मतलब क्या है? I का मतलब है, ये लास्ट स्टेप में आप देखो, L की जगह मैंने अगर I ओमेगा लिखा है, तो जिस एक्सिस के अबाउट हम ओमेगा ले रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट हम L ले रहे हैं, उसी एक्सिस के अबाउट जो I होगा वो ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो देयरफॉर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट है जिसके अबाउट हमने सब ओमेगा वगैरह लिया था। तो ये ध्यान से देखना कि अब पहली बार ये आई अपना पिक्चर में आए, जिसको अपने को कैलकुलेट करना था। RHS के अंदर IX, IY, IZ है, वो तो सिंपल होते हैं निकालने, लेकिन ये आपका जो आई आ गया है, ये आई अब अपने पास पिक्चर में आ गया है। और अब आप देख लो, कुछ भी नहीं बचा है इस इक्वेशन में, बस ओमेगा स्क्वायर को नीचे डिनोमिनेटर में डाल दो, यू विल गेट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यही मैंने शुरू से ही प्रॉमिस किया था, ओमेगा स्क्वायर जो है उसको अगर आप नीचे डाल दोगे ऐसे, तो ये कुछ आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सीनियर लेवल पे लोग इसको याद भी करते हैं, लेकिन अभी जेई के हिसाब से ये टेक्निक आप समझ लो, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। एक दो बार आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगी माइंड में। लेकिन ये टेक्निक अगर आप समझ लेते हो तो आपको सिमेट्रिक बॉडीज के केस में एंगुलर मोमेंट, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंक्लाइंड एक्सिस मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो रिजल्ट मेरे पास आया है इस रिजल्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का पापा जी है रिजल्ट, बिल्कुल 100%। बिकॉज पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस बहुत लिमिटेड केसेस के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट करने का परमिशन देते हैं। ये आपको क्या बोलता है कि अगर किसी भी रिजिड बॉडी की IX, IY, IZ अगर आपको पता है, IX, IY, IZ अगर आपको पता है, तो बीच में कोई भी इंक्लाइंड अगर एक्सेस होगी तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस रिजल्ट से, इस टेक्निक से निकाल सकते हो। और आप रिजल्ट मेमोराइज करना चाहो मुझे वो भी चलेगा, डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कितनी है। तो अगर आप रिजल्ट मेमोराइज कर लेते हो वो भी ठीक है, लेकिन मैं जनरली रिजल्ट मेमोराइज करने को नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि टेक्निक समझ लो और एग्जाम में उसको रिपीट कर दो। छोटी सी टेक्निक है, 2-3 लाइन की टेक्निक है, आपको आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा ना। अभी एक बार देखता हूं मैं जरा क्या डाउट्स हैं। I'll now have a look at the chat। और ठीक है, ऋत्विक इज आस्किंग समथिंग। ठीक है ऋत्विक, जस्ट बी अ लिटिल बिट पेशेंट। अभी मैं एक दो एग्जांपल्स लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंगल के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। एंगल पे तो डिपेंड कर ही रहा है ना ऑब्वियसली, बिकॉज अगर ओमेगा एक्स वाई जेड है तो ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट कैसे आएगा? ये वेक्टर को रिजॉल्व करके ही आएगा ना। तो ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स तो आपके एंगल पे ही डिपेंड करेंगे, तो वो एंगल का रोल तो आ जाएगा इसके अंदर, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर दिस इज वैलिड फॉर एनी एक्सेस सॉर्ट ऑफ। यस, सी अगेन आई टेल यू, रिपीट की ये जो टेक्निक है ये मैंने बड़े स्पेशली इस हिसाब से बनाई है कि आपके कोर्स में रहे। तो ये टेक्निक मैंने जितनी आपको बताई है इससे 4 गुना ज्यादा होती है। वैसे तो मैंने इसको और भी आगे डेवलप किया था जिससे बहुत कुछ और निकाल सकते हैं इससे, लेकिन फिर वो आउट ऑफ कोर्स हो जाता है। तो ये टेक्निक को मैंने बहुत रिफाइन किया है इस हिसाब से कि ये आपके कोर्स में आ जाए, और उस हिसाब से ये खाली सिमेट्रिक बॉडीज के लिए अपन लगाने वाले हैं, और बाकी चलेगा, बाकी ये हर जगह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्शन कोसाइन की आप बात कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, कुछ कुछ डायरेक्शन कोसाइन वगैरह का भी इसमें अच्छे क्वेश्चंस में आप चाहो तो यूज कर सकते हो। और इसके बाद the tilted axis should pass through the point of intersection of 3 initial axes। yes, that is correct, absolutely correct। just like perpendicular axis theorem कि x y perpendicular axis theorem में भी जो तीनों एक्सेस है वो एक सिंगल पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो सेम चीज यहाँ पे भी है, although it's a much more powerful theorem than perpendicular axis theorem। फिर और क्या बोल रहे हैं बच्चे? so what we have done is we took the moment of inertia about the total angular velocity of the body and calculated it using angular momentum of the body about 3 known axes, something like that। so what you are saying is kind of okay, yes, although you'll have to read it once or more twice to get the perfect idea। वो तो इवन अगर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इस मेथड को इंट्रोड्यूस करो तो उनको भी एकदम से लगता है सर क्या बता दिया, एक बार
रुक जाओ जरा, एक बार एक लेक्चर दो, हम दोबारा पढ़ के आएंगे इसको, देन वी विल बी एबल टू मास्टर इट। तो एक दो बार आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और Vedant is asking ki will the values of omega be given? No, omega will always cancel out in the end. See, we are asking a lot of questions prematurely. अभी तो मैंने आपको मेथड बताया है, एक बार मेरे को एक दो एग्जांपल्स लेने दो, तो आपके ज्यादातर 99% क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे। सो पेशेंस फॉर अ स्टूडेंट इज अ वेरी वेरी नोबल वर्च्यू। इट्स गुड टू आस्क क्वेश्चंस बट एट द राइट टाइम। तो अभी मेरे को एक दो एग्जांपल्स लेने दो। आपने जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो 99.99% सब ऑटोमेटिकली अभी एक आध एग्जांपल लेके आंसर हो जाएंगे। तो और वेदांत कोठारी सेइंग इज इट दिस इज सिंपली मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। हाँ, आप चाहो तो उसको वहां से रिलेट कर सकते हो, ऑल्दो इट इज मच मोर एडवांस देन दैट, बट यस पॉसिबल है। और उसके बाद सोहम इज आस्किंग सेइंग समथिंग गुड हियर, should the intersection of three axes lie on the center of mass of the body? Yes, so you are correct कि ये जो टेक्निक है, मैंने कहा था कि ये सिमेट्रिक केसेस के लिए चलती है। तो उसकी एक कंडीशन बिल्कुल ये है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तीनों एक्सेस का, जो ओरिजिन अपन ले रहे हैं, ये सब लोग ध्यान से सुन लो एक बार, इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सेस जो है ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर, या जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, सिमेट्रिक बॉडीज के लिए जनरली जो सेंटर ऑफ मास होता है वही आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी हो जाता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट उधर ही लाई करना चाहिए, ये बात है। और द बॉडी शुड बी सिमेट्रिक अबाउट थ्री एक्सेस। यस एब्सोल्युटली। देखो, आपको अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सिमेट्रिक वाला ही क्वेश्चन देंगे। वो अगर एसिमेट्रिक वाला क्वेश्चन देंगे कुछ, तो वो कोर्स के बिल्कुल 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 बाहर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो भी 99.99% आपके कॉम्पिटिटर्स यही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो एसिमेट्रिक वाला तो वो दे ही नहीं सकते, वो तो कोर्स के बाहर हो जाएगा बिल्कुल। सो डोंट वरी अबाउट दैट। वो आपको जो देंगे वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिमेट्रिक वाला ही केस देंगे। तो ये सारी बड़ी सारी बातें आई थिंक हो गई हैं। आई थिंक इट इज नाउ टाइम टू टेक एन एग्जाम्पल। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल्स लेके दिखाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मास्टर दिस मेथड। अब इसमें फाइनली एक बार देख लो जो रिजल्ट आ रहा है। इस रिजल्ट में आप देख लो कि अगर मेरे को आई निकालना है तो अब करना क्या है। ये डेरिवेशन वगैरह तो हो गई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब मेरे को करना क्या है। अगर मुझे आई निकालना है तो सबसे पहले आप देख लो कि क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट आपको दिया है, क्यूब दिया है, क्यूबॉइड दिया है, कोन दिया है, जो भी चीज दी है, उसके सेंटर के ऊपर आप ओरिजिन मान लो और वहां से एक्स वाई जेड एक्सिस कुछ तो भी मार्क कर लो। इसके बाद जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जैसे अगर मान लो मैंने आपको सबसे पहले ऊपर, आप ध्यान से देखो कि ऊपर मैंने आपको दिया था कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन, सॉरी कोन नहीं, सॉलिड क्यूब अबाउट बॉडी डायगोनल। तो अगर आपको क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बॉडी डायगोनल के अबाउट, तो जो बॉडी डायगोनल है वो हमारी एक्सिस है जिसके अबाउट अपने को ओमेगा लेनी होगी। तो बॉडी डायगोनल के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी आप ओमेगा मान लो, उसके तीन कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड, तीनों कंपोनेंट्स तोड़ लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उस ऑब्जेक्ट की आई एक्स आई वाई आई जेड निकाल के रख लो, और ये सबको इस रिजल्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, या बेसिक से डिराइव करना चाहते हो तो उसको डिराइव करके सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। बट अगेन एक एग्जांपल ले लूंगा तो ये चीज और बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी। तो अभी आप देखो, अभी अगर मान लो मैं क्यूब की बात करता हूं, मैं एक बार फिगर बना देता हूं, बिकॉज अगेन एज आई सेड कि ये नोट्स मैंने 12th वाव के हिसाब से बनाए थे, तो बहुत जगहों पे मैंने कंसाइज नोट्स बना दिए हैं बिल्कुल कि यार ठीक है तो समझ ही जाएंगे, बट 11th के बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ा मैं अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ वापस। सी, जो अपना फर्स्ट एग्जांपल था उसमें अपने पास एक क्यूब था, सॉलिड क्यूब। अब ये दो तीन एग्जांपल जो मैं करवाऊंगा ये बड़े ध्यान से देखने हैं, आपको देखने और सुनने हैं, बिकॉज ये अगर आप समझ गए तो आपका ये मेथड बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। और ये मेथड आप ध्यान से देखना, देयर आर नॉट मेनी पीपल जो आपको ये मेथड बता सकते हैं इंडिया में। तो ज्यादातर बुक्स में, गाइड्स में देखोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। और ये मैंने अराउंड 7-8 साल पहले फाइनलाइज करके इसको यूज करना शुरू किया था। उसके बाद देयर आर मेनी पीपल हु हैव कॉपीड इट, दे हैव मॉडिफाइड इट आल्सो, बट स्टिल ओनली फ्यू पीपल यूज इट। सो बहुत ज्यादा लोगों को ये मेथड अभी भी पता नहीं है। और ज्यादातर लोग अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उनके स्टूडेंट या तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, या
थोड़ा बहुत ब्रिलियंट बंदा होता है तो उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करता है, कर भी लेते हैं कुछ एक केसेस में, बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, एग्जाम में आप उतना टाइम दे नहीं पाओगे उसको। या तीसरा एक और ऑप्शन होता है कि आउट ऑफ पोर्शन बोल के परेशान होना शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस। सो एनीवे, अब ये मान लो सपोज मेरे पास क्यूबॉइड है, क्यूब है सॉरी, क्यूब की मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है इस एक्सिस के अबाउट, बॉडी डायगोनल के अबाउट। मैं पहले बॉडी डायगोनल बता देता हूँ। एक जब मैं 11th में पढ़ता था तो मेरे एक सर थे, वेरी नाइस फेलो, आई स्टिल एम इन टच विद हिम एंड आई स्टिल लव हिम एंड रिस्पेक्ट हिम, नॉट रिस्पेक्ट मच बट लव देयर इज डेफिनेटली देयर। चटर्जी सर एक हमारे थे, नाइस गाय, टोटली नाइस गाय, नाइस बिकॉज ही वाज ऑलवेज वेरी पोलाइट विद अस। सो टीचर्स नॉर्मली हु आर गुड एट देयर सब्जेक्ट आर नॉट वेरी पोलाइट, उनका एक्सपेक्टेशन आपसे काफी ज्यादा होता है, तो बट ही वाज वेरी नाइस एंड पोलाइट। और उनका बहुत फिक्स फंडा था, अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं बनता था तो उनके पास फिक्स फंडा था, मैं बोल देते बेटा ये तो कोर्स में ही नहीं है, तुम तो छोड़ दो इसको, ये तो कोर्स में ही नहीं है। और हम छोड़ देते थे, बट उसके चक्कर में फिर मुझे एक बार रिपीट करना पड़ा एक साल, बिकॉज सब तो छोड़ते रहे हम। फिर 12th के एंड में जाके पता चला कि भाई ये सब तो कोर्स में था। तो फिर उसके बाद बट देर हो चुकी थी, फिर एक साल ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने के बाद तो फिर ऑब्वियसली खुद से तैयारी करी, देन आई वाज एबल टू क्लैरिफाई जेई, क्लियर जेई। बट ये बड़ी सी मजेदार सी इंसिडेंट होती थी। तो अभी देखो क्यूब के ऊपर वापस आते हैं, सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब की अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है इस एक्सिस के अबाउट। अब ध्यान से देखो, बॉडी डायगोनल के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है ना। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में इधर बना देता हूँ, जेड एक्सिस में आपको पेपर पे, सॉरी इसमें स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज वो 3D वीडी एक्सिस बनाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालनी है, ये अपना क्वेश्चन है। अब आप देखो, सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि अगर अपने को कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, ये एक्सिस में आपको कोई भी देता, इधर उधर कैसी भी एक्सिस देता, आप ये देखो कि इसमें आई एक्स आई वाई आई जेड तो निकालना ही है सबसे पहले। और अगर क्यूब है तो क्यूब के केस में वाई सिमेट्री आप बोल सकते हो कि भाई आई एक्स आई वाई आई जेड तो सेम ही होंगे। तो ये जरा एक बार पहले निकाल के रख लेते हैं। सी, बड़ी प्रॉब्लम्स को अटैक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है दैट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। पूरी प्रॉब्लम एक बार में देखो ही मत, टेंशन होता है देख के, तो थोड़े थोड़े पार्ट्स में तोड़ लो। तो ज्यादा नहीं सोचते हैं अभी इस बारे में, अपन इतना ही सोचते हैं कि हम सबसे पहले तो आई एक्स आई वाई आई जेड निकाल लेते हैं, बस इतना काम करते हैं पहले तो, और कुछ सोचना ही नहीं अपने को। अब ये आपका काम है कि अगर एक सॉलिड क्यूब है तो उसकी आई एक्स आई वाई आई जेड कैसे निकालोगे, ये आपका काम है। क्यूब का मास m है और इसके डायमेंशंस हैं a बाय a, ये आपके डायमेंशंस हैं। और अब जरा मेरे को इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ, तब तक मैं देखता हूं देयर आर एनी डाउट्स और एनीथिंग देयर। ओके, रितु इज आस्किंग कि आप कौन से कॉलेज में थे। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आई पास्ड आउट इन 2002, आई स्पेशलाइज्ड इन फिजिक्स। Okay, चलो, very nice. There are students who have given me ix, iy, iz. Very good. ma square by 6, एक बार आप देख लो, ये बिल्कुल सही रिजल्ट निकाला है आपने। वेरी गुड, ma square by 6, 100%। चलो, ध्रुव ने तो इनफैक्ट फाइनल आंसर भी निकाल दिया है। वेरी गुड ध्रुव, इट्स नॉट 100% राइट बट आई लाइक द स्पिरिट दैट you have gone ahead and calculated the final answer also, very nice। ठीक है, यहां तक तो आपकी बात ठीक है कि आई एक्स आई वाई आई जेड अगर आप देखोगे तो ये तीनों आपके एम ए स्क्वायर बाय 6 आ जाएंगे, बिल्कुल 100% बिल्कुल आ जाएंगे। और ये कैसे आ जाएगा आप देख लो, जैसे आई एक्स निकालना है
तो IX निकालने के लिए फिर रिमेंबर लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने कुछ कंप्रेशन टेक्निक देखी थी कि आप एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो उसको एक्स एक्सिस वाली लेंथ को कंप्रेस करके 0 कर दो। तो अगर क्यूब को आप कंप्रेस करके 0 कर दोगे एक्स वाली लेंथ तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और अगर मैं थोड़ा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना लेता हूं ऐसे कि एक्स एक्सिस मान लो अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, आउट ऑफ द प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और एक स्क्वायर शीट है ए बाय ए की, तो आपको पता ही है कि एक स्क्वायर शीट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको ये वाली एक्सिस के अबाउट निकालनी है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन पासिंग थ्रू सेंटर, तो ये आपको पता ही है कि ये आप किस तरह से निकालते हो। तो ये आप आराम से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वगैरह से निकाल सकते हो। इट कम्स आउट टू बी ma स्क्वायर बाय 6। बिल्कुल, तो ये ma स्क्वायर बाय 6 100% आ जाएगा। अब वैसे तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर ix iy iz तीनों इक्वल है, तीनों ma स्क्वायर बाय 6 है, आप थोड़ा ध्यान से देखो प्रॉब्लम तो यही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले रिजल्ट में आप देखो, इस रिजल्ट के अंदर अगर आप ये तीनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना एक चीज कि अगर ix iy iz तीनों इक्वल है, तीनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये कॉमन आ जाएगा बाहर। तो ma स्क्वायर बाय 6 अगर कॉमन हो गया तो न्यूमरेटर हो जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर ओमेगा जेड स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ix iy iz अगर कॉमन है, इक्वल है, तो ये बाहर आ जाएगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों में बड़ा सा जो फैक्टर है, ये फैक्टर आपका कैंसिल भी हो जाएगा। तो देयरफॉर बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि ये तो एक लाइन में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कुछ हुआ ही नहीं। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया ma स्क्वायर बाय 6। दिस इज परफेक्टली द राइट आंसर। ऑल्दो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसमें ओमेगा को भी मैं इसमें इन्वॉल्व कर लूंगा अभी, वो अलग बात है, क्योंकि बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट रादर देन जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गेट अलोंग विद इट। तो थोड़ा सा अपन इसमें डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन बात यह है एटलीस्ट कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में गलती से अगर ix iy iz इक्वल आ जाते हैं, बहुत रेयर केस में आएगा लेकिन अगर आ जाते हैं, तो ये तीनों बाहर निकल के आ जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे और कॉमन होके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वही वैल्यू आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट थ्योरम भी होती है, रिजल्ट भी होता है कि अगर आपके पास कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है और उसके ix iy iz तीनों इक्वल है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ix iy iz तीनों इक्वल है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा, किसी भी इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होती है, सब एक्सिस के अबाउट सेम होती है। इनफैक्ट हमने क्यूब के लिए प्रूव भी कर दिया। तो अगर आपको कोई अब ये पूछता है कि बताओ एक सॉलिड क्यूब है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मेरे को कुछ अजीब सी एक्सिस के अबाउट निकालनी है, तो ये कितनी होगी? द आंसर इज ma स्क्वायर बाय 6 होगी। सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, ऑब्वियसली एक्सिस ऑफ रोटेशन, बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली ma स्क्वायर बाय 6 होगी। तो क्यूब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट ma स्क्वायर बाय 6 हो जाती है। कुछ कुछ उसी रिजल्ट का बड़े से भी बड़ा भाई है जो आपने स्क्वायर के लिए देखा था। स्क्वायर के लिए शायद आपने देखा होगा अपनी रेगुलर क्लास में कि अगर कोई भी एक्सिस ले लो इस तरह की सेंटर से पास होने वाली, इसके प्लेन में कोई भी एक्सिस ले लो, तो ये सारी की सारी एक्सिस, इन सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होती है। और ये सबके सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद अपनी वही ma स्क्वायर बाय 12 आ जाती है। कोई भी एंगल, कुछ भी एंगल थीटा ले लो, तो ये उसी का बड़ा भाई है रिजल्ट का कि अगर क्यूब ले लेते हो तो क्यूब के सेंटर से पास होने वाली आप कोई भी एक्सिस बना दो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100% सेम होती है। और ये हमने इनफैक्ट अपने इस वाले रिजल्ट से बहुत आराम से एक लाइन में प्रूव कर दिया है कि अगर iz ix iy सेम है, देन I आपका कॉमन आ जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी इंक्लाइंड एक्सिस विल बी सिंपली इक्वल टू I ओनली। तो ये तो चलो खैर ज्यादा फैंसी रिजल्ट हो गया। बाकी मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में भी जाता हूं कि ओमेगा अगर मान लो भाई, ऐसे तो हर बार अपन ओमेगा से छुट्टी नहीं पा सकते, तो ओमेगा का यूज करना ही है तो आप किस तरह से यूज करोगे वो आप देखो। जनरली ओमेगा भी आराम से आ जाता है। अभी आप देखो फॉर द प्रेजेंट प्रॉब्लम, अब ये वही जो मैंने तो ज्यादा ही शॉर्ट में लिख दिया है, एक मिनट मैं थोड़ा आराम से इसका लॉन्ग कट करके दिखाता हूं, बिकॉज 11th में तो मेरे को ठीक से बताना पड़ेगा कि ये वेक्टर्स को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे एंड सो ऑन। देखो ये आपको पता है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर आपके पास एक स्क्वायर है और एक वेक्टर है मान लो ए, ठीक है, या वेक्टर चलो ओमेगा ही बोल देता हूं, तो ये आपका 45 डिग्रीज है।
आपको पता है कि स्क्वायर के केस में ये आपका कंपोनेंट्स जो होते हैं ये 1/√2 1/√2 होते हैं। ठीक है, वेक्टर्स का बड़ा बेसिक सा रिजल्ट है। इसी का 3D वर्जन भी होता है। इसी का 3D वर्जन भी होता है कि अगर आपके पास एक क्यूब है, और क्यूब के केस में, लेट मी मेक द क्यूब मोर प्रॉपरली। ठीक है, अगर ये मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, और इसके अंदर मैं एक ऐसी वेक्टर ले लेता हूं जो ओरिजिन से इस क्यूब को ज्वाइन कर रहा है, ये वेक्टर, ये ऐसे, ये वाला वेक्टर जो है। तो यू नो दैट कि ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a, a, a होंगे। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये हो जाएगा a i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और अगर इस वाले बॉडी डायगोनल के अराउंड अगर कोई वेक्टर होता है, मान लो ओमेगा, तो आप सिमिलरली जैसे यहाँ 1/√2 1/√2 करते थे, वैसे ही यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसका जो कंपोनेंट्स होते हैं ये आपके, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, आई एम हैप्पी दैट यू नो दिस, वेरी गुड। ये 1/√3 1/√3 1/√3 हो जाते हैं। तो अगर कोई भी क्यूब है मान लो, या कोई भी ऐसा वेक्टर है ओमेगा, क्यूब का कोई जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसा वेक्टर ओमेगा है जो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाता है, उसका अगर रेजोल्यूशन करोगे तो उसका रेजोल्यूशन करके ये जो तीन कंपोनेंट्स आते हैं, तीनों कंपोनेंट्स आपके इक्वल होते हैं इस तरह से। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं ज्योमेट्री के, वेक्टर्स के, विच वी शुड बी अवेयर ऑफ। तो वापस रिपीट करता हूं बिकॉज आई थिंक 2-3 बच्चों को डाउट है इस पे, तो आई जस्ट रिपीट दिस। हमने देखा था कि 2 डायमेंशंस में अगर आपके पास एक स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर जाने दो, चलो 2 डायमेंशंस में अगर आपके पास कोई वेक्टर है एंड दिस मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स एंड वाई एक्सिस, तो उसके कंपोनेंट्स 1/√2 1/√2 करके आते हैं। सिमिलरली 3D में अगर आपके पास कोई वेक्टर है और ये वेक्टर आपका तीनों एक्सिस से, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से अगर इक्वल एंगल बनाता है, तो इसके कंपोनेंट्स आपके 1/√3 1/√3 करके आ जाते हैं। ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। और प्रूफ चाहिए, चलो मैं प्रूफ भी कर देता हूं, ऑल्दो ठीक है टाइम है अभी अपने पास, तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। प्रूव करना है तो अपन इसको बहुत आराम से प्रूव भी कर सकते हैं। साइड में रफ में कर देता हूँ प्रूव, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। मतलब आई थिंक सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव इज दिस, कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है और ये वेक्टर अगर मान लो तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, तो इसके तीनों कंपोनेंट्स कितने कितने होंगे। ये वेक्टर है मान लो अगर v, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है मान लो सिंपल v। अगर ये तीनों से इक्वल एंगल बना रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो x कंपोनेंट होगा और जो y कंपोनेंट होगा और जो z कंपोनेंट होगा, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, x y z तीनों कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। तो अगर vx vy vz ये तीनों इक्वल है, तो आप ये बोल सकते हो कि इन तीनों का जो वेक्टर सम है, इसका जो मॉड होगा, ये वेक्टर सम शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर। और अगर ये तीनों इक्वल भी है, बिकॉज अगर ये वेक्टर तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बना रहा है, तो ये तीनों कंपोनेंट्स में कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, तीनों इक्वल होंगे। तो अगर तीनों इक्वल है तो आप ये vy और vz की जगह भी vx डाल दो, तो ये हो जाएगा 3vx स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो vx हो जाएगा आपका v बाय रूट 3, ये आपका vx की वैल्यू आ जाएगी। और ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू vy एंड vz ऑल्सो। तो छोटा सा रिजल्ट है, बिल्कुल बच्चों वाला, कॉमन सेंस वाला, बट सिंस अ फ्यू स्टूडेंट्स आस्क्ड, मैंने इसको डिराइव भी कर दिया। ऑल्दो अब ये रिजल्ट तो पता ही है अपने को, तो इस रिजल्ट को अपन यूज कर लेंगे कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से इक्वल इंक्लिनेशन है तो उसका कंपोनेंट आपका ऐसे हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में, इसीलिए आप देख लो, इस क्वेश्चन में अगर आपको ओमेगा की वैल्यू पुट भी करनी थी, ऑल्दो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पुट भी करनी थी तो ये ध्यान से देखो, आप ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, इन तीनों को मैं ओमेगा बाय रूट 3 पुट कर दूंगा इस तरह के इस मेथड में। ऑल्दो इट इज नॉट ऑब्वियस राइट नाउ, लेकिन जैसे जैसे अपन और एग्जांपल्स भी देखेंगे यू विल रियलाइज कि ये ओमेगा खाली एक मिडिल मैन होता है। ये आप यूज करते हो लेकिन आंसर के अंदर कभी नहीं आता, बिकॉज क्वेश्चन में थोड़ी अपने को ओमेगा दिया था। ये ओमेगा हमेशा कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका ओमेगा के फ्री आएगा। देयर वोंट बी एनी ओमेगा इन दैट फाइनल आंसर। तो एनीवे वी हैव डिराइव्ड अ वेरी नाइस लुकिंग रिजल्ट की
क्यूब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाती है ma²/6 अबाउट बॉडी डायगोनल, और इनफैक्ट बॉडी डायगोनल ही नहीं, हमने तो और प्रूव कर दिया है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कोई भी एक्सिस की अबाउट 3D में कोई भी एक्सिस ले लो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/6 ही आएगी, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब इस रिजल्ट को अपन आगे भी यूज करेंगे, तो ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू राइट टाइप इट अगेन एंड अगेन, और इसके बाद अब इसको यूज करेंगे। बट अभी 1 मिनट जरा देखता हूं मैं, इफ देयर आर एनी डाउट्स टिल नाउ। ओके, अभिनव इज आस्किंग अबाउट सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभिनव मेरे को डिराइव करके देखनी पड़ेगी, तो क्लास के बाद जो डाउट वाला टाइम होता है ना, उसमें मैं आपको डिराइव करके दिखा दूंगा जो आप बोल रहे हो। और देखते हैं, क्षितिज, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, एंड सर्वेश, ओमेगा विल कैंसिल इन स्फीयर आल्सो, यस, ओमेगा हर जगह कैंसिल हो जाएगी लास्ट में। Sarvesh is asking, will this work for sphere also? Yes, it will work 100%. It will work for sphere also, but sphere में कोई जरूरत नहीं ना लगाने की, sphere तो वैसे ही symmetrical होता है। So Sarthak is asking, this axis should pass through center of mass. Yes, it should pass through center of mass. ठीक है, I think. और okay, Vedant, will we do that solid cone वाला question today? Yes, if time permits, we will do that. चलो, let's go ahead now. और देखते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट मैं एक ही वाला क्वेश्चन उठा लेता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इंक्लाइंड एक्सिस। तो डिस्क है मेरे पास, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अभी आप देखो जो प्रॉपर क्वेश्चन है वो तो ऊपर लिखा ही था, तो लेट मी जस्ट शो यू दैट क्वेश्चन। हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस दैट इज इंक्लाइंड टू इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री एट एन एंगल थीटा। डिस्क का मास m दिया है, रेडियस r दिया है। देखने में सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन लगता है, लेकिन लोगों की हालत खराब हो जाती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर ये सही थ्योरी नहीं पता है इसकी। अगर आप इसे बोर्ड लेवल की थ्योरी से करोगे इंटीग्रेट कर करके, तो आपको कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे इसको सॉल्व करने में, और उसके साथ साथ काफी अच्छा वाला आपका 3D विजुअलाइजेशन वगैरह भी लगेगा, जो कि एग्जाम में इतना पॉसिबल नहीं होता है करना। तो देखो, अब जैसे अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है डिस्क की अबाउट एन इंक्लाइंड एक्सिस, क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो फिगर बना लेंगे। फिगर आप देखो, ये रफ सी फिगर तो मैंने बनाई रखी है यहाँ पे, ठीक है। नीचे जो लिखा है उसको जाने दो, वो तो भी मैं समझाऊंगा ही। आप खाली अभी फिगर देखो, हैव अ लुक एट दिस फिगर, कि पूछ क्या रहे एग्जैक्टली। ये डिस्क है जो पिंक कलर से बनाया है, ये डिस्क है। ये जो डॉटेड लाइन है ये इसकी नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है वो आपकी ये, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है वो ये वाली है, टेढ़ी इंक्लाइंड एक्सिस जो है, इसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, सपोज ये क्वेश्चन है। और अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन किस तरह से निकालेंगे ये हम देखने वाले हैं। और अब इसमें, हाँ, बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन, कुछ बच्चे इसको पता नहीं क्यों रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं, मत करना। गलती से अगर इस क्वेश्चन में हो भी गया तो ये ध्यान से देखो कि क्यूब में तो नहीं होगा ना, और बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी नहीं होगा, तो इसमें वो सब फालतू की ट्रिक्स मत लगाना कि अपन इसे रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखने में अब ये डिस्क को अगर आप साइड से देखोगे तो डिस्क साइड से देखने में रॉड जैसी दिखेगी, तो लोग रॉड की तरह इसको रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट ऐसे मेथड्स अपने को नहीं चाहिए जो खाली एक क्वेश्चन में काम करें, फिर वो ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स नहीं चाहिए। थ्योरी और ट्रिक में फर्क यही होता है कि थ्योरी हर जगह काम करती है, जबकि ट्रिक खाली एक आध क्वेश्चन में ही काम करती है। तो ये डिस्क थी, अगर आप इसको, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो ये वाली एक्सिस के अबाउट, ये हमारा टारगेट है। और ये चलो फिगर भी थोड़ी ज्यादा अच्छे से बन गई है, तो पुरानी वाली फिगर हटा देता हूं मैं। और ये डिस्क है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है अपने को, ये एक्स एक्सिस बोल देता हूं, वाई एक्सिस। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, देखो रिजल्ट अपना वही यूज करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहली चीज यहाँ पे 3D भी नहीं है, ये तो 2D प्रॉब्लम है।
देयर इज नो नीड ऑफ एनी z एक्सेस हियर। तो यहाँ पे हम खाली 2 डायमेंशंस की बात करेंगे, x और y की बात करेंगे। तो वो जो रिजल्ट मैंने निकाला था, जो अपना फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला मैं आपका पहले तो कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये अपना रिजल्ट आ गया है। अगेन आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेमोराइज दिस रिजल्ट, क्लास का टाइम बचाने के लिए मैं इसको खाली यूज कर रहा हूँ। बाकी एग्जाम में चाहिए तो इसकी 2-3 स्टेप की डेरिवेशन होती है, आप एग्जाम में इसको आराम से डिराइव कर सकते हो। नाउ लुक एट दिस थिंग। अब ये प्रॉब्लम आप देखो, अगर ये एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ये ओमेगा वेक्टर है आपका, तो यू कैन इजीली सी कि नाउ सिंस दिस इज अ 2D प्रॉब्लम, फिगर को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको, यू विल सी ये अगर ओमेगा वेक्टर है रेड डायरेक्शन में, तो ओमेगा वेक्टर को आप रिजॉल्व कर लो। ये हो जाएगा इसका cos थीटा कंपोनेंट और ये हो जाएगा इसका sin थीटा कंपोनेंट। ठीक है, cos थीटा अपवर्ड, sin थीटा डाउनवर्ड। तो आपका ओमेगा का x कंपोनेंट हो जाएगा ओमेगा sin थीटा, y कंपोनेंट हो जाएगा ओमेगा cos थीटा। ठीक है, ये आप दोनों पार्ट में इसको रिजॉल्व कर लो ओमेगा को। तो अब ध्यान से देखो कि जो फॉर्मूला है अपना, रिजल्ट जो है, इसमें अभी z डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो मैं z कंपोनेंट को तो हटा ही देता हूं। ठीक है, इसको काट देता हूं, हटा देता हूं पूरा z वाले को, खाली इतना रिजल्ट बचता है। तो नाउ यू नो दैट कि मेरे पास में ओमेगा x और ओमेगा y है, ये दोनों को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1। अभी ix iy भी निकाल के रख लेते हैं। ix आप देख लो, ix का मतलब है कि अगर ये डिस्क है मेरे पास, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी आपकी ix। अब आप खुद ही देख लो कि डिस्क की जो नेचुरल एक्सेस होती है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ये होती है mr²/2। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि ये ix जो होगी ये इसकी हाफ हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी mr²/4। तो देयरफॉर ix और iy आप देख लो, मैंने फिगर में ही डायरेक्टली लिख दिया, इट इज क्वाइट सिंपल। और ix iy अपने पास रेडी है, ओमेगा x ओमेगा y अपने पास रेडी है, और कुछ अपने को चाहिए ही नहीं। बस इन चारों चीजों को आप सब्स्टिट्यूट कर लो और सॉल्व कर लो, यू विल सी ब्यूटीफुली, बहुत आराम से आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। और अब आप देख लो खुद ही, इसमें ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यू कैन सी कि जब सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब खुद ही करके देख लो, मैं क्यों बोल रहा हूं, तो खुद ही सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आपके ओमेगा वगैरह सब कैंसिल हो जाएंगे और बढ़िया सिंपल रिजल्ट आ जाएगा आपका लास्ट में। और ये रिजल्ट ऐसा है जिसमें आपको थीटा आंसर में दिख रहा है साफ साफ। तो एक शुरू में जो एक बच्चे का डाउट था कि सर इसमें थीटा तो आया ही नहीं, तो आप देख लो खुद ही थीटा 100% आ गया है, 100% थीटा रहेगा। और IY is perpendicular to plane, क्वेश्चन है वेदांत कोठारी का, यस द आंसर इज यस। और बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल भी चुके हैं, सो दैट्स गुड। मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, बिल्कुल। Ayushman Singh is asking, can you please explain how you got IX? Okay, fine. IX आप देख लो, IX कैसे आया, आपको वो पता है ना कि अगर आपके पास एक डिस्क है, डिस्क की अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये वाली एक्सिस के अबाउट निकालनी है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कि अपन IX कैसे निकालते हैं। याद करो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, दिस इज इक्वल टू IX प्लस IY। IZ आप देखोगे, IZ की वैल्यू होती है mr²/2। IX और IY बाई सिमेट्री इक्वल होते हैं, तो इसको आप 2IX बोल दो। सोच के देखो आयुष्मान, बिल्कुल जो फर्स्ट एग्जांपल होता था ना आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, बिल्कुल पहला एग्जांपल वही है आपका, कुछ भी नहीं है। तो IX आप देख लो, ये 2 को इसके बाद आप नीचे ले जाओगे, ये आपका आ जाएगा IX का वैल्यू। सो आयुष्मान, आई थिंक योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। और देखते हैं, okay, I think all the doubts that I can see here have been answered। और आगे चलो, इसका आंसर मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर। ये आंसर है आपका, 7th क्वेश्चन था ना, ये एक बार चेक कर लो, ये आपका 7th क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और अगर आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है और कोई डाउट है तो पूछ लो अभी।
चलो एक चीज कई बच्चे कह रहे हैं कि आप एक बार क्वेश्चन एटलीस्ट दिखा दो तो हम अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। आई शो यू द क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऑल्दो एक लाइन का सिंपल सा क्वेश्चन है। जो मैंने क्यूब बोला था उसकी जगह क्यूबॉइड दे दिया है। मैं एक बार आपको क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं। ठीक है, ये तो मैंने 12th वाव में करवाया था, लेकिन अभी ये बहुत शॉर्ट में करवाया है मैंने, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा अपने को। लेट मी सी। ठीक है, देखो अब हमें यहां तक पता चल गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपने को इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक तो आई एक्स आई वाई आई जेड पहले तो निकालना ही होता है। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगर अपने को आई एक्स आई वाई आई जेड निकालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले इसी के ऊपर फोकस करते हैं, आई एक्स आई वाई आई जेड के ऊपर। आई एक्स से स्टार्ट करते हैं। ये अपना क्यूबॉइड है। एक्स डायरेक्शन में इसकी लेंथ है ए, y और z डायरेक्शन में इसकी लेंथ है b और c। ये ध्यान से देखना क्यूबॉइड को। अभी अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है x एक्सिस के अबाउट, तो ix निकालने के लिए मैं इसकी x डायरेक्शन में जो लेंथ है इसको 0 कर दूंगा। तो a वाली जो लेंथ है, इस a वाली लेंथ को मैं 0 कर देता हूं। अब a वाली लेंथ को 0 करने से यू कैन सी कि ये मेरे को रेक्टेंगल मिल जाएगा। रेक्टेंगल के डायमेंशंस होंगे b बाय c। ठीक है, ध्यान से देखना कि x वाली लेंथ को 0 कर दूंगा तो आई विल गेट दिस रेक्टेंगल। अब इसमें x एक्सिस कहाँ है? ये जो सेंटर है जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, इसकी जो टिप है यहां से स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर आ रही है आपकी x एक्सिस, और इसके डायमेंशंस है b बाय c के, रेक्टेंगल के। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख लो। अब आपको अभी ix चाहिए, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ix आपको मिल जाएगी। यू कैन सी कि ये I1 है और ये I2 अगर है, तो I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू ix। नीचे लिखा भी मैंने, ix जो है इधर लिख भी देता हूं वापस, ix जो है ये हो जाएगी I1 प्लस I2 बाय विच थ्योरम? बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब I1 आपको पता है कि ये I1 आपको निकालनी है, तो फिर से इसको एक बार कंप्रेस कर दो। ये हो जाएगी आपकी mb² बाय 12। सिमिलरली IZ अगर आपको चाहिए तो ये हो जाएगी mc² बाय 12। बिकॉज IZ चाहिए तो यू कैन अगेन कंप्रेस इट। रेक्टेंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सब आपको पता ही है, हमने कंप्रेशन टेक्निक जब देखी थी तब भी मैंने दिखाया था आपको ये कैसे निकालेंगे। तो I1 और I2 निकाल के इनको ऐड कर दो। ये आप ऐड कर दोगे तो ये नीचे रिजल्ट लिखा है मैंने, ये आ जाएगी आपकी IX। ठीक है, ये आपके पास IX की वैल्यू आ जाएगी। एक बात सिमिलरली आप IY और IZ भी लिख लो। ठीक है, वैसे तो आप सिमेट्री से ही लिख सकते हो। यू कैन सी कि अगर IX लिखा था तो IX के अंदर B और C आ रहे हैं। ध्यान से देखो, X एक्सिस के डायरेक्शन में लेंथ थी A, तो ये A वाली लेंथ नहीं आ रही है इसमें, बाकी दोनों आ रहे हैं। तो वैसे तो आप बाय सिमेट्री भी लिख सकते हो कि अगर IX इतना है m/12 और ब्रैकेट में b² प्लस c² है, तो आप बाय सिमेट्री भी लिख सकते हो कि जो IY होगा ये हो जाएगा m/12। और Y डायरेक्शन में आप देख लो, y डायरेक्शन में अगर देखोगे तो ये b वाला एक्सेस आता है y डायरेक्शन में, तो इसको हटा दो बस, तो ये हो जाएगा a² प्लस c²। ये IY हो जाएगी। और सिमिलरली आपको अगर IZ चाहिए तो IZ हो जाएगी आपकी इस तरह से, z डायरेक्शन में c लेंथ है, तो c को हटा दोगे तो a और b बचेगा, तो m/12 इंटू a² प्लस b²। अब ये थोड़ा सा चीजें एडवांस्ड होती जा रही हैं, तो ये ऑप्शनल है। अगेन आई विल रिपीट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सो दैट नोबडी शुड गो होम डिप्रेस्ड कि सर ये तो समझ में ही नहीं आया। हर चीज हर बंदे को एक बार में समझ में नहीं आती है। तो अगर ये वाला लास्ट वाला एग्जांपल आपको समझ में भी नहीं भी आता है तो टेंशन नहीं लेना है, पहले दो समझ गए हो अगर, तो भी आप अपने ज्यादातर बैचमेट से आगे हो। थर्ड वाला एग्जांपल अगर समझ जाते हो तो ग्रेट, नहीं समझ जाते हो तो अभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो IX IY IZ मैंने इस तरह से निकाल लिया है। इसके बाद
ओमेगा वेक्टर को देखते हैं। ओमेगा वेक्टर को भी अपने को रिजॉल्व करना है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो ये ओमेगा वेक्टर को मैं ऐसे रिजॉल्व कर रहा हूं, देखो सी, मान लो अगर ओमेगा वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल है थीटा। सी मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स अगर आप किसी और तरह से शॉर्ट में कर लेते हो तो आपकी मर्जी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो थोड़ा ऐसा मेथड बताता हूँ कि सबकी एज फार एज पॉसिबल समझ में आ जाए क्लास में। बट देयर इज अ वन लाइन वे ऑल्सो, जिससे आप एक लाइन में ओमेगा के तीनों कंपोनेंट लिख सकते हो, बट वो हर बंदे के समझ में नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा बच्चों वाले तरीके से बता रहा हूँ कि अगर मान लो ओमेगा वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, तो आप देख लो कि ये जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर आर होगा, इसका भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा होगा। तो मैं इस तरह से निकालता हूं कि मैं ये बोलता हूं कि सबसे पहले ये जो वर्टेक्स है कॉर्नर वाला, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है a/2, b/2 और c/2। तो ये r वेक्टर अगर आप लिखोगे तो ये r वेक्टर आ जाएगा आपका a/2 i कैप, b/2 j कैप, c/2 k कैप, और x डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है ये i कैप होता है। तो इन दोनों का यूज करके मैं थीटा निकाल लूंगा, बिकॉज अगर आप r वेक्टर और i कैप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको cos थीटा मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो r और i का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये हो जाएगा मॉड r इंटू मॉड i इंटू cos थीटा। तो अभी आप देख लो, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका a/2, ठीक है, स्टेप्स भी मैं लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा a/2, और मॉड r मॉड i इंटू कॉस थीटा, मॉड r हो जाएगा आपका a/2 स्क्वायर, b/2 स्क्वायर एंड c/2 स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा मॉड i, आपको पता ही है ये 1 हो जाएगा। तो यू कैन इजीली सी अगेन कि ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यू विल हैव a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट इंटू दिस, ये हो जाएगा आपका cos थीटा। तो ये मैंने इस तरह से cos थीटा निकाल लिया, और cos थीटा निकालने के बाद मुझे पता है इसके बाद तो कहानी सिंपल सी है, बिकॉज ओमेगा वेक्टर, ओमेगा का cos कंपोनेंट चाहिए। अगर x एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो ओमेगा का जो x कंपोनेंट है, ये आप ध्यान से देखो, ये मैंने ऊपर ही लिख दिया है, ये जो x कंपोनेंट ऑफ ओमेगा है ये सिंपली हो जाएगा ओमेगा cos थीटा। बस ये cos थीटा निकालने का सारा झगड़ा था। तो ये cos थीटा मैंने इस तरह से निकाल लिया है, यू विल हैव ओमेगा x इक्वल टू ओमेगा cos थीटा हो जाएगा, ये आपके पास ओमेगा x की वैल्यू आ जाएगी। और अब आप देख लो कि ओमेगा x की वैल्यू में ये आ रहा है। सिमिलरली यू कैन सी बाय सिमेट्री आप ओमेगा y और ओमेगा z भी लिख सकते हो। y कंपोनेंट जो होगा उसमें ऊपर b आ जाएगा, z कंपोनेंट में ऊपर c आ जाएगा। तो इस तरह से आप ओमेगा के तीनों कंपोनेंट्स लिख सकते हो। ये तीनों कंपोनेंट लिख दिए हैं, ix, iy, iz ऊपर तीनों लिखे हुए हैं। तो इनको सबको आपको सब्स्टिट्यूट करना है ना। यू कैन सी दैट दिस इज अ बिग क्वेश्चन, लेकिन आप खुद ही सोचो कि अगर ये एडवांस लेवल की थ्योरी से इतना बड़ा है क्वेश्चन, तो बिना इसके सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही भारी होने वाला है। एंड इंटीग्रेशन वगैरह से सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन काफी टफ पड़ता है। और इस टेक्निक से भी अगर इतना पड़ता है तो और टेक्निक से तो काफी मुश्किल पड़ेगा। सो दिस इज आई थिंक द फाइनल थिंग, और इस तरह से अपना रिजल्ट आ जाएगा। सो थोड़ा सा अपन लास्ट में, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ये करवा दो, तो मैंने करवा तो दिया है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ऑप्शनल सा है। अगर आप समझ गए हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल भी आप समझ गए हो तो काम आपका चल जाएगा। और okay, Ved is asking कि is the class over? Yes, class is always over. ऑनलाइन क्लास में फायदा ये है, the moment you start getting bored the class is over for you, so it's okay. अपनी अपनी सिंसियरिटी के हिसाब से आप क्लास आराम से अटेंड करो। और बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, वो होना ही था। देखो ये चीज टफ थी यार, ये जो मैंने बताया है, हर चीज इक्वल नहीं होती कि आप हर चीज ABCD हर चीज आपको 2 लाइन में समझा दी जाएगी। अगर
आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर अगर आपको मैकग्राथ की बॉलिंग खेलनी है, चलो मैकग्राथ तो पुराना हो गया, तो चीजें टफ तो थोड़ी सी होंगी, इसीलिए मैंने कहा था कि ये समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट वाला एग्जांपल नहीं समझते हो तो बहुत ज्यादा टेंशन आपको भी नहीं लेना है, मुझे भी नहीं देना है, और चलेगा। अगर आप ये नहीं भी समझते हो तो थोड़ा सा आप वीडियो को मे भी दोबारा देख सकते हो, माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड देन। और वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, बट मे बी यूल हैव टू हैव अ लुक एट इट अगेन परहैप्स। Okay, Vedant is asking for a challenging question that you can try at home. Okay. यार बच्चों को बेसिक वेक्टर रेजोल्यूशन ही समझ में नहीं आता वेदांत, और आप मेरे को बोल रहे हो चैलेंजिंग क्वेश्चन देने को। ये ऑलरेडी जो कर रहे हैं अपन, ये ऑलरेडी काफी चैलेंजिंग है। वो कोन वाला जो क्वेश्चन है आपको चाहिए, तो ये कोन वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो एज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे दिया है, जो कोन था। किसी को अगर कोन वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो मैंने नीचे दे रखा है, बट वो सॉल्यूशन समझ में तभी आएगा जब ये लेक्चर आपने शुरू वाला पार्ट अटेम्प्ट किया है, सॉरी अटेंड किया है अच्छे से। तो कोन वाला सॉल्यूशन मैंने दे रखा है नीचे। एक एडिशनल क्वेश्चन चल ही रहा था, सो ऑल दैट इज आई गेस फाइन। चलो ठीक है, बट फिर भी इसमें देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बता देता हूँ एक बार। क्यूबॉइड वाले का फाइनल आंसर देखना है कई सारे बच्चों को, सो दिस I guess is the answer. You can have a look at it. और बताओ, anything else? Anybody has any doubts or anything? चलो, अगर क्यूबॉइड वाले का आपका आंसर आ गया है तो बड़ी बात है, दैट इज नाइस। rather than using डॉट प्रोडक्ट, आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के कॉस थीटा निकालना चाहता है एक बच्चा, बिल्कुल आप निकाल सकते हो, वेरी नाइस। बिकॉज अच्छी बात है, मैथ्स वैसे भी आपको खुद करनी होती है। आपने देखा होगा कि ये चीज मैंने जो आपको शुरू में जो नोट्स दिखाए थे वो 12th वाव के थे, वो इतना सा था क्योंकि वो सीनियर बच्चे हैं, एक साल सीनियर है आपसे, प्लस अच्छा वो पूरा वाव बैच ऑलरेडी बन चुका है, तो उसमें ऑलरेडी सारी फिल्टरिंग हो चुकी है, तो वो मैथ्स वैथ्स वाला पार्ट तो खुद ही हैंडल कर लेते हैं। तो आपको भी अगर मान लो थीटा बीटा निकालना है, अच्छे स्टूडेंट्स का सबसे पहला हॉलमार्क यही होता है कि वो बहुत सारा मैथमेटिकल पार्ट खुद कर लेता है। तो यस, वेरी गुड अथर, आप इसमें थीटा बीटा खुद निकाल सकते हो अपने तरीकों से, बिल्कुल सही बात है। और चलो, ऋत्विक also has got the answer, so that's good. Okay. Okay, now Vedant is asking something. If we take triangle such that body diagonal के perpendicular, ठीक है, he is I think suggesting an answer. Vedant Kothari is suggesting some method for getting theta, I think. Yes, perfectly जो आप बोल रहे हो वो आप कर सकते हो वेदांत, बिल्कुल। और ओके, कार्तिक, for omega y and omega z we just write b and c in place of a। हाँ, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो ओमेगा y और ओमेगा z के एक्सप्रेशन भी मैं लिख देता हूँ। यू कैन एटलीस्ट क्रॉस चेक योर रिजल्ट्स। ओमेगा y चाहिए, हाँ ठीक है बेटा, बेसिकली ये जो आप बोल रहे थे वो सही था। ओमेगा y चाहिए तो ये a की जगह b आ जाएगा, ओमेगा z चाहिए तो ये a की जगह c आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। Okay, Kalpana, what are you asking? What exactly what we have gotten stuck with in this question?
Okay, Kalpana, I'm not exactly sure what you're asking. So, okay, Rajul wants me to solve that additional question that I had given. देखते हैं रजुल, not now, at some stage later on maybe we can solve it. और एक और ऑप्शन है रजुल, आप मेरे को पहले अपना थोड़ा सा सॉल्यूशन चाहे तो भेज दो. I'll have a look at the solution. आपने क्या किया है, फिर उसमें जो गलती होगी वो मैं आपको बता दूंगा. That's a better way of learning. और yes, I will send you the notes, no problem in that. हाँ, सोहम is saying कि can we find cos theta by length upon diagonal. हाँ, absolutely right सोहम, बिल्कुल सही, 100%. और आप ये बिल्कुल कर सकते हो, length upon diagonal in fact is the best way of finding cos theta. वेदांत कोठारी, कोन में आपको कुछ हिंट चाहिए? कोन वाला सॉल्यूशन ही पूरा नीचे दिया है, तो जो नोट्स में आपको भेजूंगा उसमें कोन वाला पूरा सॉल्यूशन दिया है, तो यू कैन हैव अ लुक एट इट. अच्छा, एक चीज और थी, दैट आई एम गोइंग immediately after this class. I'm going for a leave for 2-3 days, so I will be able to send you the class notes. तो चलो मैं अभी भेज दूंगा आपको, बट रिकॉर्डिंग पहले पूरी डाउनलोड होती है और प्रोसेस होती है, उसमें टाइम लगता है. रिकॉर्डिंग में आपको 2-3 दिन बाद ही भेजूंगा इस वाले लेक्चर की. नोट्स में आपको अभी भेज दूंगा. What is the point where most of the students go wrong in this? See, most of the students are not able to even start with this question. आपके भी बैचमेट्स होंगे, आप उनको ये क्यूबॉइड वाला जो क्वेश्चन है ये आप देना, वो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है. तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे दे गो रॉन्ग. द पॉइंट इज दैट वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं इंटीग्रेशन वगैरह से, तो इट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ये बात है. तो ये बड़ी अलग सी टेक्निक है जो मैंने आपको बताई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की. तो प्रॉब्लम ये है दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू फिगर आउट एट ऑल कि करना क्या है इस क्वेश्चन में. सो कल्पना, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. और देखते हैं. और अंशुल इज सेइंग कि बट ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था यूजिंग द टेक्निक. यस, सी, जेई एडवांस्ड इज ऑल अबाउट यूजिंग करेक्ट थ्योरी. थ्योरी अगर आपको अच्छे से पता है तो एडवांस में ऐसे कोई बहुत भारी क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको. ज्यादातर क्वेश्चंस बन जाएंगे. हाँ, कुछ एक अजीब अजीब से आ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो हार्डली एक आध क्वेश्चन होता है हर एग्जाम में. 90% ऑफ द जेई पेपर कैन बी, एडवांस पेपर कैन बी इजीली सॉल्व्ड इफ यू नो प्रॉपर थ्योरी. प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चों की थ्योरी थोड़ी सी गड़बड़ होती है. वो थ्योरी बोर्ड लेवल की पढ़ के जाते हैं, और उससे फिर वो क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो लेंदी हो जाते हैं, और फिर उनको पेपर लेंदी लगता है. ये लगता है कि यार आते हुए पेपर छूट गया एंड सो ऑन. तो ये सब जनरली तभी लगता है जब हमें खाली बेसिक लेवल की थ्योरी आती है, बोर्ड लेवल की. तो उससे आपका काम ऑब्वियसली, अगर आप मान लो सपोज इफ यू हैव टू फाइट अ वॉर विद चाइना, और अगर आप कहते हो कि नहीं मैं तो वीर राजपूत हूं, मैं तो खाली तलवार से लड़ूंगा, और आप तलवार लेके बॉर्डर पे पहुंच जाते हो, तो बड़ी मुश्किल होगी ना. यू हैव टू बी रियली अ सुपरमैन टू फाइट यूजिंग अ सोर्ड, जब सामने वाले के पास टैंक और बुलेट्स होंगी. तो पॉइंट ये है कि एडवांस लेवल के हथियार देना आपको हमारा काम है, उसके बाद उनको चलाने की प्रैक्टिस करना आपका काम है, वो बहुत जरूरी बात है. सो दोनों चीजें हैं, बट वो एडवांस लेवल की थ्योरी होनी चाहिए, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर कवरिंग इन दीज मॉर्निंग लेक्चर्स. सो चलो, आई एम हैप्पी दैट यू गाइस फाउंड द टेक्निक नाइस. और बताओ, एनीथिंग एल्स दैट यू हैव? Okay, Vedant Kothari is saying that something here, that you were not able to solve some questions due to panic or something in examination. Just ठीक है, इतना टेंशन मत लो, अभी 11th में ही हो. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस देते जाओगे, एक तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर मत लो यार, बी टेस्ट ही ऐसी कोई बहुत महान बात नहीं है. तो धीरे धीरे ये पैनिक वाला फैक्टर अपने आप ही कम हो जाता है, लेकिन आप ज्यादा इसके बारे में सोचते हो तो पैनिक बढ़ता है. तो दोज ऑफ यू हु आर पैनिकिंग इन बी टेस्ट शुड नॉट थिंक मच अबाउट इट. पैनिक अपने आप कम हो जाएगी, ऐसी कोई. और वैसे भी 12th तक आते आते आप और मेच्योर होगे, टेस्ट देने की प्रैक्टिस हो जाएगी, दिस पैनिक एटसेट्रा विल रिड्यूस अ लिटिल बिट. और ठीक है, रिजुल को कौन वाला क्वेश्चन देखना है? ठीक है, कौन वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th. Moment of inertia of a right solid cone about the slant height.
कई बच्चे हैं जिनके मार्क्स आर पुल डाउन बाय फिजिक्स। 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों किसी के फेवरेट नहीं होते। जैसे आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, मेरे मार्क्स हमेशा मैथ्स होता था, मैथ्स मेरे मार्क्स को हमेशा नीचे खींचता था। मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैथ्स में हर क्वेश्चन में तो नई टेक्निक लगने लगती थी, तो मास्टर कैसे करेंगे इसको, आज तक मेरी समझ में नहीं आया, वो तो अलग बात है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में अच्छी बात यह है कि एक कोर थ्योरी होती है, वो थ्योरी के ऊपर आप फोकस करो। फिजिक्स में प्रॉब्लम्स के ऊपर जंप मारने से पहले थ्योरी पे फोकस करो। और थ्योरी का मतलब ये, आई विल रिपीट, कि वो स्कूल लेवल की थ्योरी की मैं बात नहीं कर रहा। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर थ्योरी पे फोकस करो, तो उसका उनको मतलब लगता है कि स्कूल के प्रिपरेशन की तरह रट डालो सारी की सारी थ्योरी। वो नहीं बोल रहा मैं। अब जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो मैंने आपको आज बताया है, या जो कंप्रेशन टेक्निक मैंने 2 लेक्चर पहले बताई थी, ये सब थ्योरी है। अब ये थ्योरी अगर आपको नहीं आती है तो एग्जाम में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। जैसे अभी बी टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था, ये वाला एक क्वेश्चन था बी टेस्ट में। अब इसमें भी वही कंप्रेशन टेक्निक लग रही थी अपनी। ये जो क्वेश्चन आया था ये वाला, इसके अंदर इसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बड़े आराम से आप इसे कंप्रेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकते थे। और इसमें भी अगर मान लो, चलो इसमें तो आपको इन्होंने ये वाला पूछा था, आसान वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, ये वाला। अगर आपको आई एक्स पूछते हैं तो आई एक्स निकालने के लिए कंप्रेशन टेक्निक से बढ़िया कोई टेक्निक नहीं है। तो लेकिन अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता है और आप इसे लंबे तरीकों से करते हो तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आपका 1 मिनट में सॉल्व होता है, वो क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व होगा। वो जो टाइम लॉस होगा उससे दूसरे क्वेश्चंस भी अफेक्ट होंगे। प्लस लंबे मेथड से प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आपका ऑब्वियसली एक्यूरेसी भी कम हो जाती है, तो जो सिली मिस्टेक्स वगैरह है वो भी बढ़ जाती है। सारी चीजें अवॉइड हो सकती हैं कि अगर आपको मान लो 25 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चन के अंदर भी आपकी जो एडवांस वाली थ्योरी है वो काम आ जाती है, तो आपके पूरे के पूरे पेपर का स्कोर आराम से बूस्ट हो जाता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन है तो 25 में से 25 क्वेश्चन आपके किसी स्पेशल थ्योरी से सॉल्व होंगे, दैट इज नॉट द केस। 25 में से 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन होंगे जो आपकी एडवांस लेवल की थ्योरी लगेगी, जिसमें लेकिन उतना ही डिफरेंस होता है एक बंदे का जो सेलेक्ट हो रहा है और जो नहीं सेलेक्ट हो रहा है, उसमें इतना ही डिफरेंस होता है। तो ये थ्योरी से आपका काम बेटर होगा। तो फिजिक्स में दोज ऑफ यू हु आर सेइंग कि थोड़े से हमारे मार्क्स फिजिक्स से पुल डाउन हो जाते हैं, थ्योरी के ऊपर फोकस करो। बी टेस्ट के पहले आप एग्जाम्पल्स वगैरह जो होते हैं आपके मॉड्यूल वॉड्यूल वो अच्छे से सॉल्व करके जाओ। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखो कि देखो हर बंदे का तीनों सब्जेक्ट इक्वल नहीं होता है। तो कई बंदे ऐसे हैं जिनके जनरली केमिस्ट्री शरीफ सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री किसी के मार्क्स नीचे नहीं खींचता है, मेमोराइज करनी है ज्यादातर चीजें और तो कुछ ज्यादा है नहीं उसमें टेंशन। तो बट अगर कहीं मान लो सपोज आपके मैथ्स की वजह से या फिजिक्स की वजह से थोड़े से मार्क्स नीचे जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो चलेगा। जैसे अगर मान लो सपोज आपका फिजिक्स लीस्ट फेवरेट है और आपके लेटर्स से कि फिजिक्स में 60 आते हैं, मैथ्स में 70 आते हैं और केमिस्ट्री में 80 आते हैं, इतना वेरिएशन चलेगा, ये नेचुरल है। आप अपने हाथ में भी 5 उंगलियां देखोगे तो बराबर नहीं होती हैं, तो आप परेशान थोड़ी होते हैं कि यार ये उंगली छोटी रह गई है तो अपन खींचेंगे इसको, रोज रोज बड़ी करेंगे, दैट विल बी अननेचुरल। तो अगर इतना वेरिएशन है ये चलेगा। लेकिन आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसमें अगर मान लो 40 आ रहे हैं और दूसरे में 70-80 आ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो फिर आपको इसके ऊपर जो भी वीक सब्जेक्ट है पीसीएम में तीनों में, अगर ऐसा कोई केस है तो जो भी वीक सब्जेक्ट है उसको एक्चुअली आपको अच्छे से ऊपर एक्स्ट्रा टाइम देके 2-3 महीने उसको पुल करना होगा, ताकि वो एटलीस्ट इस लेवल पे तो आ जाए, कम से कम 40 के लेवल पे नहीं रहे। और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। कोई भी देखो, कोई भी आपका सब्जेक्ट जेन्युइनली वीक नहीं होता है, वो अपन धीरे धीरे बड़ी मेहनत से उसको वीक बनाते हैं। अगर मान लो सपोज लेटर से कि जब आपने लेटर से 9th में आए थे, उस समय मान लो सपोज फिजिक्स में आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, कुछ भी हो गया, या मान लो कई बार सिंपल सी बात होती है, आप 9th में आए, उसमें फिजिक्स के जो सर या मैम मिले स्कूल में बहुत डांटते थे, तो आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट ही पसंद आना बंद हो गया। या मान लो वो तो अच्छे थे बट आपने ध्यान नहीं दिया, जो भी केस था। एक बार अगर आपका सब्जेक्ट वीक होता है तो आपकी टेंडेंसी होती है कि उसको अवॉइड करो, उसको अवॉइड करके किसी दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर लेते हैं। मैं भी यही करता था। मेरा मैथ्स वीक था तो जब भी मैं पढ़ने बैठता था, मैं फिजिक्स की कॉपी, सॉरी मैथ्स पहले उठाता था सुबह सुबह कि चलो यार आज तो मैथ्स को खत्म करके ही मानेंगे। 10-15 मिनट बाद मैथ्स मुझे खत्म कर देता था, तो फिर मैं मैथ्स की कॉपी बंद, किताब बंद करके देन आई विल स्टार्ट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगेन। जनरली केमिस्ट्री बिकॉज आसान होता था, तो आई जनरली स्टार्ट विद केमिस्ट्री अगेन, ताकि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस आ जाए। ये करते 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 2 साल में मैंने अपने मैथ्स को बिल्कुल यहाँ पे लेके आ गया था। मतलब मेरी हालत ये थी कि मेरा मई में जेई एग्जाम था और उसके पहले जो दिसंबर वाला टाइम था,
उसमें मेरी हालत ये थी कि मेरे आउट ऑफ 100 फिजिक्स के अंदर लगभग 50 मार्क्स आते थे, केमिस्ट्री के अंदर लगभग 60 के आसपास आते थे, और मैथ्स के अंदर मेरे, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस्ड, मेंस की मेंस तो होता ही नहीं था उस टाइम पे, एडवांस के स्कोर से ये, और मैथ्स में मेरे हार्डली 10 मार्क्स आते थे। ये हालत मेरी थी। मेरा जेई था मई में, और दिसंबर में मेरी 4-5 महीने पहले ये हालत थी। पीसीएम में ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। फिर उसके बाद मैंने, मेरे बड़े भाई साहब ऑलरेडी उस समय आईआईटी में थे, वो आए, उन्होंने देखा कि यार ये सब हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो निकलेगा ही नहीं तुम्हारा आईआईटी, तुम 2 महीने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बंद करो पूरी, 2 नहीं सॉरी उस टाइम 1 महीना ही बोला उन्होंने, 1 मंथ के लिए तुम्हारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब में उठा के रख लूंगा, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है पीओसी, तुम 1 महीने खाली मैथ्स पे फोकस करो और इजी इजी टॉपिक उठाओ, पहले सबसे पहले आसान आसान टॉपिक्स उठाओ, एपी जीपी इस तरह के टॉपिक्स उठाओ, और धीरे धीरे एटलीस्ट, मैं तुम्हें नहीं बोला कि तुम्हें 100 ऑफ 100 डाले हैं, लेकिन मैथ्स में 10 से कम इसको 30 तक लेके आओ। इतना लेके आ जाओगे तो फिर उसके बाद देन आई विल रिटर्न योर फिजिक्स केमिस्ट्री बुक्स टू यू एंड देन यू कैन स्टार्ट स्टडीइंग योर फेवरेट सब्जेक्ट्स अगेन। तो आई इनिशियली फेल्ट वेरी बैड कि यार ये क्या है, ऐसे तो मेरा ये मैथ्स तो जा ही रहा है, ये तो पता नहीं भैया क्या बोल रहे हैं, और मेरा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी खराब कर देंगे एंड सो ऑन। बट देन ठीक है, आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माय एल्डर ब्रदर, सो आई सेड ठीक है, आप जो बोल रहे हो वही करेंगे। और उससे 1 महीने मैंने फाइट मारी, छोटे छोटे टॉपिक्स उठाए पहले जो थोड़े आसान टॉपिक्स थे, उससे मेरा जब स्कोर बढ़ना शुरू हुआ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आया तो फिर और मेहनत करी, और धीरे धीरे, कभी भी मेरा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन जब मैं जेई देने गया था मई में फाइनली, तो मेरे मैथ्स का स्कोर 35-40 की रेंज में आना शुरू हो गया था, विच वाज सफिशिएंट टू गेट अ रीजनेबल रैंक। मतलब माय रैंक वाज नॉट ग्रेट, माय रैंक वाज 1035 इन जेई एडवांस्ड, and without any coaching, without any tuitions etc, it's still not a very bad rank, और निकाल लिया एटलीस्ट, यही बड़ी बात है। बट बात यह है कि अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो वो अपने आप वीक नहीं होता है, धीरे 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 अपन ने नेग्लेक्ट कर करके बड़ी मेहनत से उसको वीक बनाया होता है, और उसको प्रोसेस को रिवर्स करने का तरीका वही है कि जितना आपने नेग्लेक्ट किया है उतना आपको उसको आगे चल के टाइम देना पड़ेगा। तो जो फेवरेट सब्जेक्ट है उनको थोड़े दिन के लिए बैक सीट पे डालो, और जो वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप फोकस करो, उसको आगे निकाल के लेके जाओगे, 1-1.5 महीना आप काम करोगे तो आपका सब्जेक्ट ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। बट इट इज वेरी नेसेसरी। मैं तो लास्ट मोमेंट पे किया था तो मेरा सब्जेक्ट कभी भी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया मैथ्स, बट अभी अगर आपका मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में से कोई भी वीक है तो थोड़ा सा उसको स्पेशल टाइम दो, उसके जो भी टीचर्स हैं उनके पीछे थोड़ा सा पढ़ो, डाउट्स उनसे ज्यादा पूछो, उससे पहले डाउट्स पूछना तो बात की बात है, उससे पहले आप अपनी मेहनत करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये सब करके आप अपना सब्जेक्ट बूस्ट कर सकते हो। लेकिन ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है जनरली 11th में कि फिजिक्स कई बार थोड़ा सा वीक रह जाता है, मैथ्स वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन फिजिक्स 11th में जनरली थोड़ा पीछे जरूर छूटता है, बिकॉज 11th में सारे टफ टफ टॉपिक्स हैं। 12th की फिजिक्स आसान है कंपैरेटिवली, तो 12th में आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट 11th में जनरली जो पीछे छूटता है उसके रीजंस होते हैं कि टॉपिक भी थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, फिर बच्चे भी थोड़े से 11th में सिंसियर नहीं होते हैं। 11th में देखो 6 महीने तो ये समझ में ही नहीं आता कि बोर्ड की प्रिपरेशन और आईटी प्रिपरेशन की टेक्निक में डिफरेंस है। जिस टेक्निक से आपने नर्सरी केजी से 10 तक स्कूल टॉप किया होता है, वो टेक्निक से आप आईटी के लिए पढ़ते हो तो आपके बीटेस में मार्क्स नहीं आते हैं। समझ में नहीं आता कि यार प्रॉब्लम क्या है, 10-12 साल से तो अपन ये टेक्निक चला के चैंपियन बने हुए थे। क्या टेक्निक थी? अच्छा बच्चा कौन सा होता है स्कूल में? एक ही फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा, कि जो मैम ने बोर्ड पे लिखा है वो सारा का सारा कॉपी कर लो, कॉपी पूरा कॉपी कर लो, घर पे आके उसको 2-3 बार पढ़ के अच्छे से याद कर लो, और उसके बाद एक बार पूरा लिख के देख लो। बढ़िया हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, डबल मार्जिन साइड में होने चाहिए पेपर के। ये अगर आपने कर लिया तो आपको स्कूल में कोई बीट नहीं कर सकता है, आप चैंपियन हो और राइजिंग स्टार हो। बट आईआईटी में ये रटने वाली टेक्निक काम नहीं करती, आपको चीजें समझनी पड़ती हैं। तो वो चीजें ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टडी पैटर्न चेंज करने में टाइम लगता है, और इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो 11th-12th में बिल्कुल सॉरी 10th तक चैंपियन होते हैं स्कूल के, वो फिर बीटी ज्वाइन करने के बाद परेशान भी होना शुरू होते हैं कि यार यहाँ तो रैंक ही नहीं आ रही है। आदत होती है 1-2-3 से कभी नीचे नहीं गए होते हैं, और यहाँ पे तो टॉप 100 में भी रैंक नहीं आ रही होती है, तो वो सारे शॉक भी लगते हैं शुरू में। बट आई थिंक नाउ यू आर ओवर दैट शॉक वाला टाइम जो है, तो अब धीरे 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 सब्जेक्ट पे वर्क करो, और इस तरह से आप थोड़ा अपग्रेड कर सकते हो। बट चलो, आई थिंक आई हैव अनदर क्लास नाउ, सो हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। और नोट्स मैं आपको अभी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको कुछ 2-3 दिन बाद भेजूंगा अभी। सो चलो, आई गेस आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।